आज की दुनिया में किसी भी कंपनी की सबसे कीमती चीजें अक्सर वो होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते। सोचें जरा, ब्रांड्स, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, ये सब गैर महसूस असासे यानी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ये अक्सर किसी भी कंपनी की असल दौलत होते हैं। तो आइए आज हम उन 3 रास्तों को देखते हैं जिनसे कंपनियां उन्हें हासिल करती हैं, और ये भी समझते हैं कि अकाउंटिंग की दुनिया में उनकी कीमत कैसे लगाई जाती है। यही तो वो बुनियादी सवाल है जिसने अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स को सालों से परेशान कर रखा है। देखें, जब कोई कंपनी एक फैक्ट्री खरीदती है या कोई ट्रक, तो उसे बैलेंस शीट पर लिखना बहुत आसान होता है। लेकिन जब वो कोई ऐसी चीज खरीदते या बनाते हैं जिसकी कोई जिस्मानी शक्ल ही ना हो, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो चलें बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग के जो मेयार आते हैं, खासतौर पर IFRS, वो एक गैर महसूस असासे की तारीफ कुछ इस तरह करते हैं। यहाँ जो सबसे अहम लफ्ज़ है वो है काबिले शनाख्त यानी आइडेंटिफाएबल। इसका मतलब यह है कि इसे कंपनी से अलग किया जा सके या फिर ये किसी कानूनी हक की वजह से वजूद में आया हो। यही वो चीज़ है जो इसे कंपनी की मजमूई साख या गुड रेपुटेशन जैसी चीज़ों से अलग करती है। ठीक है, तो अब इन असासों को हासिल करने के पहले और सबसे आसान रास्ते पर चलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है, बस बाहर जाओ और इसे खरीद लो। इसमें सबसे खास बात इसकी सादगी है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी फर्म से कोई पेटेंट खरीदती है तो वो उसे बिल्कुल उसी तरह अपनी किताबों में लिखेगी जैसे उसने कोई डिलीवरी ट्रक खरीदा हो। जो खरीदारी की कीमत है उसी को उसकी मुनसफाना कदर या फेयर वैल्यू मान लिया जाता है, और ये सीधा बैलेंस शीट पर एक असासे के तौर पर नजर आने लगता है, बिल्कुल साफ और सीधा। ये हमारे लिए एक तरह का बेंचमार्क सेट करता है। अब हम एक ज्यादा पेचीदा सिचुएशन की तरफ आते हैं। क्या होता है जब कोई कंपनी खुद अपने गैर महसूस असासे बनाती है, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर तैयार करना या एक बड़ा ब्रांड खुद बनाना। यहां आकर अकाउंटिंग के असूल वाकई बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। तो देखिए, जब कोई कंपनी अंदरूनी तौर पर कुछ बनाती है तो IFRS इसे 2 अलग-अलग हिस्सों में तकसीम करता है। पहला है तहकीकी मरहला यानी रिसर्च फेज। ये नए इल्म की तलाश के बारे में है। ये सब तजुर्बाती होता है और इस पर आने वाले तमाम अखराजात सीधा इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, जिससे मुनाफा कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट तरक्कियाती मरहले यानी डेवलपमेंट फेज में दाखिल होता है, जहां वो इन तहकीकी नताइज को किसी काबिल इस्तेमाल चीज़ में बदल रहे होते हैं, तो उसूल बदल जाते हैं। अगर कुछ शराइत पूरी हो जाएं तो इन अखराजात को सरमायाकारी यानी कैपिटलाइज किया जा सकता है, मतलब उन्हें बैलेंस शीट पर एक असासे के तौर पर दिखाया जा सकता है। और यहां आता है एक बहुत बड़ा फर्क। IFRS और US GAAP, जो दुनिया के 2 बड़े अकाउंटिंग मेयारात हैं, इस मामले को अलग अलग नज़र से देखते हैं। IFRS कहता है कि आप तरक्कियाती अखराजात को असासा बना सकते हैं अगर आप ये साबित कर दें कि प्रोजेक्ट तकनीकी तौर पर मुमकिन है और आप उसे इस्तेमाल करने या बेचने का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ US GAAP बहुत ज़्यादा सख्त है। वो आमतौर पर कहता है, नहीं, तमाम R&D को खर्च के तौर पर दिखाएं, सिवाय सॉफ्टवेयर की तैयारी के कुछ खास अखराजात के। इस एक फ़र्क की वजह से 2 एक जैसी कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। और ये बात बहुत शानदार तरीके से वाज़े करती है कि अमली तौर पर ये कैसे काम करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक हकीकी मिसाल है। वो कहते हैं कि वो तकनीकी फीजिबिलिटी को सिर्फ उसी वक्त कायम मानते हैं जब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हों। इस फैसले का नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी तकरीबन तमाम R&D को खर्च के तौर पर दिखाते हैं। हालांकि उसूलों के तहत वो शायद इसमें से कुछ को कैपिटलाइज कर सकते थे। ये सब कुछ मैनेजमेंट के फैसले पर मुनहसर है। अब चलते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प रास्ते की तरफ। ये वो सूरत हाल है जब कोई कंपनी सिर्फ एक पेटेंट या सॉफ्टवेयर नहीं खरीदती, बल्कि वो एक पूरा का पूरा कारोबार ही खरीद लेती है। यहीं से गुडविल या तिजारती साख्त का तस्वुर सामने आता है। तो ये गुडविल आखिर कैलकुलेट कैसे होती है? इसका एक सीधा साधा 3 कदमी अमल है। पहला कदम, ये तय करें कि खरीदार ने कुल कितनी कीमत अदा की। दूसरा, जिस कंपनी को खरीदा गया है उसके तमाम काबिले शनाख्त असासों जैसे फैक्ट्रियां, पेटेंट्स, उन सब की फेयर वैल्यू का अंदाज़ा लगाएं और उसमें से उसकी जिम्मेदारियां यानी लायबिलिटीज़ माइनस कर दें। आखिर में अगर खरीदारी की कीमत इन खालिस असासों की कदर से ज़्यादा है तो इस इजाफी रकम को गुडविल कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर उन तमाम गैर महसूस चीज़ों के लिए एक कैच ऑल टर्म है जिन्हें आप अलग से शनाख्त नहीं कर सकते, जैसे ब्रांड की साख्त या एक बासलाहियत टीम। इस तस्वुर को समझने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल देखते हैं। जब बियर बनाने वाली देव कंपनी AB InBev ने SAB मिलर को खरीदा तो उन्होंने $103 बिलियन अदा किए।
इस रकम में से एक हैरानकुन 74.1 बिलियन डॉलर को गुडविल के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। ये कीमत थी उन चीज़ों की जैसे एक साथ काम करने वाली टीमें और वो बचत जिसकी उन्हें मुस्तकबिल में उम्मीद थी। इससे अंदाज़ा होता है कि बैलेंस शीट पर गुडविल कितनी बड़ी रकम बनकर सामने आ सकती है। तो हमने ये 3 रास्ते देख लिए हैं, खरीदना, खुद बनाना और पूरा कारोबार हासिल करना। लेकिन एक तज्जियाकार या सरमायाकार के लिए इस सब को जानना इतना ज़रूरी क्यों है? सारा खेल इस बात पर मुनहसिर है कि आप मालियाती गोशवारों को पढ़ते और समझते कैसे हैं। ये बात ना सारी कहानी का खुलासा है। जो तजर्बाकार तज्जियाकार होते हैं वो बैलेंस शीट पर गुडविल या दूसरे गैर महसूस असासों का बड़ा नंबर देखकर फौरन बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं हो जाते। वो जानते हैं कि ये कदरें मौजूई हो सकती हैं और ये माजी के फैसलों पर मबनी होती हैं, न कि ज़रूरी तौर पर मौजूदा हकीकी कदर पर। वो जानते हैं कि इन नंबर्स पर सवाल उठाना ज़रूरी है। और यही बात हमें इस आखिरी सोच पर छोड़ जाती है। अगली बार जब किसी कंपनी की मालियाती रिपोर्ट देखें और उसमें गुडविल का एक बड़ा हिस्सा नजर आए, तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो मुस्तकबिल में पैसा कमा कर देगी, या ये सिर्फ हिसाब किताब का एक भूत है, एक ऐसे सौदे की यादगार जो शायद इतना कामयाब नहीं हुआ जितना सोचा गया था। इन 3 रास्तों को समझना ही इन नंबर्स के पीछे छुपी कहानी को समझने का पहला कदम है।